हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मिसलेनियस एग्जाम्पल से पहले आपने सारी एक्सरसाइजेज लगा ली होंगी तीनों रिलेशन एंड फंक्शंस की। और अब हम लोग ये 5 एग्जाम्पल्स है मिसलेनियस एग्जाम्पल्स में, ये मैं तुमको करा दे रहा हूँ, उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज भी कर लोगे। तो शुरू करते हैं। कह रहे हैं लेट आर बी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, डिफाइन द रियल फंक्शन एफ which is mapped from R to R by fx is equal to x plus 10 and sketch the graph of this function। तो यहाँ पर जो मेरा फंक्शन fx है या मैं y लिखूं तो y की वैल्यू x प्लस 10 है। तो वैसे ही x और y को लेकर के मैं टेबल बना लूंगा। तो सपोज करो x की वैल्यू मैंने ली -15 -10 -5 से 0, ऐसे कुछ x की वैल्यूज ले ली और करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू ले ली। तो यहां पर जब x की वैल्यू -15 है तो y की वैल्यू -15 प्लस 10 -5 हो जाएगी। फिर -10 पे 0, -5 पे 5 और 0 पे 10 हो जाएगी। अब मैं चूंकि मैंने बड़े बड़े नंबर लिए हैं इसलिए जो मैं अपना ग्राफ बनाऊंगा उसमें भी अपनी स्केल बड़ी कर लूँ। इन पॉइंट्स को ले लूँ तो -15 -5 ये पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा। पहला वाला x मेरा -15 हो गया, y -5 हो गया। ऐसे ही -10 0 यहाँ पर लाई करेगा, -5 5 यहाँ पर, 0 10 यहाँ पर और 5 15 यहाँ पर लाई करेगा। इनको ज्वाइन करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो ऐसे फंक्शन जो हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 टाइप के, बल्कि इन जनरल y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप के फंक्शन जो हैं ये लाइन बना देते हैं। ये ग्राफ पर एक लाइन की तरह से दिखाई देते हैं। आगे चल करके जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पर कोई भी ऐसा फंक्शन जिसमें y की वैल्यू कोई कांस्टेंट इनटू x है, मैं इसको चाहूँ तो ax प्लस बी भी लिख सकता हूँ, इसको मैं चाहूँ तो px प्लस क्यू भी लिख सकता हूँ। जहां पर p और q, a और b, m और c कोई कांस्टेंट हो, वहां पर एक मेरे को जो ग्राफ मिलेगा वो एक लाइन के फॉर्म में मिलेगा। ये नेक्स्ट एग्जांपल में कह रहे हैं लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम q टू q डिफाइंड बाई r इज इक्वल टू a कॉमा b बिलोंगिंग टू q। q याद हो राशनल नंबर्स का सेट होता था। एंड a माइनस बी बिलोंग्स टू z, यानी कि a और b ऐसे नंबर हैं जो कि खुद अपने आप में राशनल नंबर हैं लेकिन उनका डिफरेंस जो है वो इंटीजर है। तो इसका मतलब अगर मान लो मेरे पास 1.3 हो a तो b मेरा 2.3 हो सकता है। अगर a मेरा 0.7 हो तो b मेरा 13.7 हो सकता है। कुछ इस तरह का a और b है कि जब मैं दोनों का डिफरेंस लूं तो वो एक इंटीजर बन करके आए। ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर मेरा a 0.5 हो तो b मेरा 0.7 हो जाए, बिकॉज यहां पर मैं डिफरेंस लूंगा तो वो 0.2 आ जाएगा जो कि इंटीजर नहीं होगा। अब मुझे शो करना है तो ये नहीं है। अब मुझे शो करना है कि पहली बात a कॉमा ए बिलोंग्स टू r। अगर मैं a कॉमा बी की जगह पर a कॉमा ए ले लूं तो a माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर a माइनस ए आ जाएगा, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी विच बिलोंग्स टू z। 0 एक इंटीजर है इसलिए a कॉमा ए बिलोंग्स टू r, ये बात सही हो गई। दूसरी बात कह रहे हैं इफ a कॉमा बी बिलोंग्स टू r then it implies that b comma a also belongs to r। तो अगर मान लेते हैं, सेकंड को करते हैं, फर्स्ट तो मैंने वहीं पे करके दिखा दिया। अगर a कॉमा बी r को बिलोंग करते हैं इसका मतलब a माइनस बी कोई इंटीजर i है। अब अगर मुझे b कॉमा a को चेक करना है तो इसके लिए मुझे b माइनस a की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी और b माइनस a की वैल्यू माइनस आई आ जाएगी। अगर a माइनस बी आई है तो b माइनस ए माइनस आई आ जाएगा। और अगर i इंटीजर है तो माइनस आई भी इंटीजर है। इफ i बिलोंग्स टू z देन माइनस आई ऑल्सो बिलोंग्स टू z, इसलिए b कॉमा ए भी r को बिलोंग करेगा अगर a कॉमा बी r को बिलोंग करता है। थर्ड,
बात उन्होंने कही कि इफ a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो पहली बात तो ये है कि a माइनस बी की वैल्यू कुछ i1 है जो कि कोई इंटीजर है, एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब b माइनस सी की वैल्यू कुछ i2 है और वो भी कोई इंटीजर है। तो मुझे शो करना है कि a कॉमा सी भी r को बिलोंग करते हैं। तो a कॉमा सी को चेक करने के लिए मुझे a माइनस सी की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, बट a माइनस सी को मैं a माइनस बी प्लस बी माइनस सी लिख सकता हूं। अब अगर a माइनस बी कोई इंटीजर i1 है और b माइनस सी कोई इंटीजर i2 है, तो i1 प्लस i2 भी एक इंटीजर ही होगा, it will also belong to z, इसलिए a कॉमा सी इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ r। इस तरीके से मैंने ये तीनों प्रॉपर्टीज प्रूव कर दी। अगला एग्जाम्पल फिर फंक्शंस, इन्होंने कहा f इज इक्वल टू 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 3, 0 कॉमा माइनस 1 एंड माइनस 1 कॉमा माइनस 3 बी अ लीनियर फंक्शन फ्रॉम z टू z। तो जैसे मैंने पीछे बताया था कि अगर f कोई लीनियर फंक्शन होगा तो y इज इक्वल टू एफ एक्स को मैं एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख सकता हूं, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में लिख सकता हूं, पी एक्स प्लस क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां पर m और c कोई कांस्टेंट होंगे। तो जैसे इन्होंने यहां पे वर्ड लीनियर बता दिया, वैसे मुझे ये बात क्लियर हो गई कि जो y है वो एम एक्स प्लस सी के फॉर्म का है। अब मुझे m और c की वैल्यू चाहिए, तो इन्होंने अलग अलग x के लिए y की वैल्यूज दे रखी हैं। तो अगर मैं इन वैल्यूज को पुट करूं, सपोज करो मैं 1 कॉमा 1 को चेक करूं, तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू 1 है, यानी कि 1 इज इक्वल टू m प्लस सी। ये बात मैं लिख सकता हूं, ये एक इक्वेशन हो गई। ऐसे ही मैं 0 कॉमा माइनस 1 को डालूं तो x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू माइनस 1 है। तो यहां से अगर मैं इस इक्वेशन में डालूं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, तो मेरे माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, m इंटू 0 प्लस सी। यहां से c की वैल्यू माइनस 1 आ गई और m प्लस सी इज इक्वल टू 1 से फिर m प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, यानी कि m की वैल्यू 2 आ गई। तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 आ गया। अब ये जो मैंने वैल्यू निकाली है इन दोनों चीजों को यूज करके निकाली, तो ये तो सेटिस्फाई करेंगे ही। बाकी चीजों के लिए भी देख लें तो 2 कॉमा 3 पे अगर मैं x को 2 डालूं तो y की वैल्यू 3 आ जा रही है, इसलिए ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर मैं x को माइनस 1 डालूं तो y की वैल्यू माइनस 3 आ रही है, इसलिए ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये मेरा ऐसा फंक्शन आ गया जो कि इन चारों डेटा पॉइंट को सेटिस्फाई करता है। ये जो प्रॉब्लम है ये ग्राफ बनाने वाला प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर जो फंक्शन डिफाइन किया है वो 3 पार्ट में डिफाइन किया है। इन्होंने कहा एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अगर x लेस देन 0 है, 1 अगर x 0 है, और x प्लस 1 अगर x ग्रेटर देन 0 है। तो जैसे हम हमेशा ग्राफ बनाने के लिए करते थे, हम यहाँ पर एक टेबल बना लेंगे। वैसे तो क्लियरली यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि x लेस देन 0 के लिए कोई और लाइन होगी, x ग्रेटर देन 0 के लिए कोई और लाइन होगी, बिकॉज 1 माइनस एक्स और x प्लस 1 दोनों ही एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट के हैं, तो दोनों ही लाइनें होंगी। पर फिर भी अगर मैं x और y का ग्राफ बनाऊं, तो सपोज करो मैंने यहाँ पे -2 -1 0 1 2 5 पॉइंट मैंने ले लिए। आप ज्यादा चाहो तो ज्यादा भी ले सकते हो। -2 जो है वो x लेस देन 0 वाला केस है, तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू 1 माइनस एक्स यानी कि 1 माइनस माइनस 2 यानी कि 3 हो जाएगी। -1 फिर सेम केस है, इसलिए इसकी वैल्यू 1 माइनस माइनस 1 यानी कि 2 हो जाएगी, और 0 पे तो फंक्शन की वैल्यू 1 है ही है। फिर जब x ग्रेटर देन 0 वाले केस है, ये 1 और 2 x ग्रेटर देन 0 हैं, इसलिए यहां पर फंक्शन की वैल्यू x प्लस 1 ले लेंगे। तो जैसी कंडीशन होगी वैसी वैल्यू ले लेंगे। ये कंडीशनल फंक्शंस के लिए इस तरह से कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब x की वैल्यू 1 आई तो x प्लस 1 की वैल्यू 2 आ गई और 2 पे 3 आ गई। अब सिंपल ग्राफ प्लॉट कर दूं तो मैं वैल्यू डाल करके नहीं कर रहा हूं, आप कर लेना। पर 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1 है,
फिर इधर 1 से 2, 2 से 3 इंक्रीज कर रही है, इधर 1 से 2, 2 से 3 इंक्रीज कर रही है। तो इस तरह का ग्राफ आ गया। अगर आप देखें तो ये फंक्शन वास्तव में y इज इक्वल टू 1 प्लस मॉड x का फंक्शन है। बिकॉज अगर देखें तो x लेस देन 0 के लिए मॉड x की वैल्यू माइनस एक्स हो जाती थी, इसलिए 1 माइनस एक्स हो गया। x इक्वल टू 0 पे मॉड x 0 होता था तो ये 1 हो गया, और x ग्रेटर देन 0 के लिए मॉड x की वैल्यू x हो जाती थी, इसलिए ये x प्लस 1 हो गया। तो ये मॉड x जैसा ही ग्राफ है, लेकिन चूंकि ये 1 प्लस मॉड x है इसलिए पूरा का पूरा ग्राफ एक यूनिट ऊपर सरक गया है। अभी लास्ट एग्जांपल कर रहे हैं। ये कह रहे हैं फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो ये एक रैशनल फंक्शन है, ऊपर पॉलिनोमियल है नीचे पॉलिनोमियल है। तो अगर मैं इसको gx बाई एच एक्स के फॉर्म का लिखूं तो मैं gx को कोई भी लिख सकता हूं, बिकॉज न्यूमरेटर में कोई भी नंबर आ जाए कोई दिक्कत नहीं आ रही है। पर डिनोमिनेटर में मेरा कंस्ट्रेंट क्या है कि एच एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू 0, बिकॉज जैसे ही डिनोमिनेटर में 0 आया वैसे ही एफ एक्स नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो अगर मैं एच एक्स इक्वल टू 0 करूं तो ये मेरी सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लूं तो यहां से x की वैल्यू 1,4 आ जाएगी। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं तो इसमें मेरे को परेशानी नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो मेरा फंक्शन है इसमें मैं जब डोमेन देख रहा हूँ तो x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर आ सकती है अदर देन 1,4। तो मैं लिखूंगा डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज r माइनस करली ब्रैकेट में 1,4। इसका मतलब 1 और 4 के अलावा कोई भी रियल नंबर हो वो x में आ सकता है। तो ये इसका डोमेन आ गया। इसके साथ ही ये पांचों मिसलेनियस एग्जांपल्स हमने खत्म कर लिए। अब आप लोग आराम से मिसलेनियस एक्सरसाइज खुद से सॉल्व करो। थैंक यू वेरी मच।